Namaskar, good morning, brothers and sisters, ladies and gentlemen, students and scholars, sportsmen, teachers and trainers, professionals and professors, those who are listening. It is very appreciable and admirable time that we are recreating, regenerating and re-updating the literature and history of our India and the world literature. आज हम पढ़ रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इतिहास को जानने के लिए हम इसे तीन भागों में बांटते हैं। पहला है प्राचीन काल और दूसरा प्रागैतिहासिक काल और तीसरा है सर मॉडर्न मींस आधुनिक काल। आधुनिक काल की जो शुरुआत हम करते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे 1498 में इन 1498 1498 इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इस डेट में डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज की गई वास्को डी गामा के द्वारा। लगभग इस 14th और 15th सेंचुरी में ही 14वीं और 15वीं शताब्दी के अंदर ही 1469 में स्टार्ट ऑफ सिखिज्म, श्री गुरु नानक देव जी महाराज का आगमन होता है इस समय में। और इसी दौरान इंग्लैंड के अंदर एक फाउंडर ऑफ ड्रामास 1564 में विलियम शेक्सपियर का बर्थ हो जाता है। ये ऐसी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक डेट्स हैं जो अलग अलग प्रकार का साहित्य और इतिहास के ऊपर प्रभाव छोड़ती हैं। इसी समय में 14वीं और 15वीं शताब्दी के अंदर और भी अनेकों घटनाएं होती हैं, लेकिन उस समय जो साहित्य लिखा जाता है, जो इतिहास लिखा जाता है, वो मेनली उन लोगों से प्रभावित होता है जो किसी भी धर्म के, समाज के, जाति के, भाषा के स्टार्टर हुए हैं, बिगिनर हुए हैं, शुरुआत करने वाले हुए हैं। इसलिए हम ये पढ़ते हैं इतिहास के अंदर कि आधुनिक काल का जो इतिहास शुरू करने वाले स्टार्टर हुए हैं, फाउंडर जिन्हें कह सकते हैं, वो सिखिज्म के अंदर 1469 में श्री गुरु नानक देव जी महाराज का नाम और 1564 में विलियम शेक्सपियर का जन्म होना और 1498 के अंदर वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज किया जाना। इन्हीं के द्वारा ही भारत के अंदर व्यापारिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये लोग एक नई सोच के साथ, नए विचारों के साथ पैदा होते हैं। और जैसे ही ये महापुरुष या आविष्कारक, खोजकर्ता भारत में आते हैं तो भारत में नए नए व्यापारिक तरीकों की खोज करते हैं। जैसे कि पढ़ते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। सबसे पहले यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1600 ईस्वी के अंदर भारत में आती है और इंग्लैंड के अंदर अपना व्यापार करना शुरू करती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट डेट है ऐतिहासिक तरीके से, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल डेट है कि 1600 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आती है इस दौरान। और भारत के जितने भी सी रूट्स हैं, जो भी समुद्री मार्ग हैं, उन सबको घेर लिया जाता है यूरोप की अलग अलग कंपनीज के द्वारा। यूरोप के अलग अलग देश अलग अलग समय के अंदर आकर के अपनी समुद्री, हवाई और थल सेना के द्वारा भारत को घेर लेते हैं। और जब भारत इन सुरक्षा के तरीके से घिर जाता है तो ये व्यापारिक तरीके से भी घिर जाता है। उन्होंने अपना यहाँ पे व्यापार स्थापित करने के लिए, कच्चे माल को भारत के अंदर उतारने के लिए और पके हुए माल को, प्रोडक्शन को विदेशों के अंदर सप्लाई करने के लिए अपने अनेकों सी रूट का सहारा लेते हैं, एयरवेज का सहारा लेते हैं और रोडवेज का सहारा लेते हैं। तो मैक्सिमम जिसके द्वारा वो जाने जाते हैं या जो उनकी इंपॉर्टेंस थी वो उनकी नेवी का स्ट्रॉन्ग होना और उनकी एयरफोर्स का स्ट्रॉन्ग होना था, जिसकी वजह से वो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं अलग अलग स्थानों के ऊपर। और इस निवेश के द्वारा जो उन्हें प्रोडक्शन प्राप्त होता है, जो उन्हें लाभ प्राप्त होता है,
वो अपने देश के अंदर ले जाते थे यहाँ से, और भारत को लगातार उन्होंने शोषित किया, शोषण किया भारत का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। तो फिर भी हमने पढ़ते हैं कि भारत की जो संस्कृति एक महान संस्कृति है जो कि विविधताओं में एकता को स्थापित करती है। यहाँ पे समय समय पे अनेक आक्रमणकारी आते रहे और यहाँ का सामान विदेशों के अंदर ढोते रहे, लेकिन भारत के वेदों की शिक्षा, रामायण महाभारत, ऐसे महान महापुरुषों की जो शिक्षाएं हैं उनके द्वारा भारत अपने आप में पुनर्जीवित होने की क्षमता रखता है। भारत इन चीजों से कभी भी नहीं घबराया और इसके गर्भ में एक ऐसा इतिहास छिपा हुआ है जो इसको पुनर्जीवित करता है, जो इसकी गरिमा को कभी मिटने नहीं देता। चाहे लोग समय समय पे आए, इसको लूटते भी रहे और ये लुटाता भी रहा, लेकिन उसके बावजूद भी ये किसी से कभी घबराया नहीं। और इस भारत के महापुरुषों ने, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन्होंने स्ट्रगल किया, जो फ्रीडम फाइटर्स हुए, स्वतंत्रता सेनानी हुए, उन्होंने अपने आप को त्याग की धरती मानते हुए, त्याग से, तपस्या से, मेहनत से फिर से अपने आप को उस बलबूते पे खड़ा किया। तो उसी की शुरुआत आज हम अपने सामने कर रहे हैं, यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन से ही। ये देख के हम ये पढ़ते हैं इतिहास के अंदर कि जो भी कंपनियां भारत में आई उनका उद्देश्य हमें शोषण करना था, हमारे को लूटना था। निसंदेह ऐसा ही था क्योंकि वो व्यापारिक तरीके से यहाँ पे आए थे, लेकिन उनका मेन मकसद यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को डेवलप करना था, ईसाईयत को बढ़ाना था। व्यापार उनका मुख्य उद्देश्य नहीं था, व्यापार उनका एक साधन था, क्योंकि व्यापारिक तरीके से वो आम लोगों के संपर्क में आए, लोगों की सामाजिक, आर्थिक और उनकी घरेलू जो स्थितियां थी उनको पढ़ने का उनको टाइम नहीं लगा जब वे व्यापारिक तरीके से डोर टू डोर जाते थे और अपने सामान को सेल करते थे। तो जैसे वो सामान को अपने को बेचते थे, वैसे ही वो हर भारतीय नागरिक की पूरी जानकारी और पूरी सूचनाओं का केंद्रीकरण करते थे और वही सूचनाएं, वही जानकारियां जो उनको वहां से मिलती थी, उन जानकारियों से वे क्रिश्चियनिटी को प्रचार करते थे, ईसाईयत का प्रचार करते थे। जबकि उस समय के अंदर हमारे भारतीय लोगों को इसकी जरूरत थी। हमारे भारतीय लोग अनपढ़ लोग माने जाते थे उनके सामने, क्योंकि उनका ज्ञान, वो ज्ञान जो हमारे वेदों से वो लेकर गए, वो हमारे रामायण महाभारत से वो लेकर गए, लेकिन अपनी भाषा में उन्होंने ट्रांसलेट किया, उन्हें अपने ही लाइब्रेरीज के अंदर उन्होंने रखा और फिर उस ज्ञान के द्वारा ही उन्होंने बहुत से प्रोडक्ट तैयार किए और वो वापस हमारे इस भारत देश के अंदर सप्लाई करने लगे और उत्पादन की मंडी उनको नसीब हुई, उत्पादन के यहाँ पे अनेकों ग्राहक उनको मिले, जिससे कि उन्होंने लाभ भी कमाया और भारत की शिक्षा को उन्होंने सदुपयोग किया। भारत को उस तकनीक के द्वारा जोड़ने की कोशिश की जिस तकनीक से हम भारतीय लोग अनभिज्ञ थे, क्योंकि हमारा जो भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीनतम संस्कृति मानी गई है और इस प्राचीनतम संस्कृति को हमने अपने आधुनिक तरीके से प्रयोग करना भूल चुके थे हम। तो हमें वो अंग्रेजों ने ही एहसास कराया कि आपकी जो वेद हैं, आपके जो रामायण महाभारत, आपके जो महापुरुष हैं जिन्होंने इन सबको लिखा प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करते हुए, वो आज भी जिंदा हैं। यदि आप चाहो तो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके फिर से आप एक नए भारत का नव निर्माण कर सकते हो। तो ये सभी चीजें हम देखते हैं, हमें इतिहास के दर्पण से ही मिलती हैं। और जब हम उनके साहित्य को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि साहित्य किसी भी समाज का दर्पण होता है। साहित्य की परिभाषा होती है कि किसी भी समाज का जो दर्पण होता है, जिसमें हम पूरे समाज को देखते हैं, वो साहित्य होता है। साहित्य में खाली हम एक भाषा को ही नहीं पढ़ते कि जी हिंदी साहित्य है, पंजाबी साहित्य है या अंग्रेजी साहित्य है, बल्कि साहित्य में और भी अनेकों चीजें शामिल होती हैं, जैसे हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और उससे जुड़ी हुई जो हमारे मैनर है, स्टाइल है, स्टैंडर्ड है, तरीके हैं, तौर तरीके, हमारे जीवन जीने की शैली, ये सब चीजें भी हमारे साहित्य के अंदर शामिल होता है। और साहित्य हमें बताता है कि हमें समस्याओं से कैसे निपटना है। इतिहास हमें यह बताता है कि हमें ये समस्याएं रही हैं और इस समय के अंदर ये समस्या है,
लेकिन साहित्य हमें यह बताता है कि इस समस्या से हमें कैसे निपटना है। यदि हम प्राकृतिक आपदाओं के शिकार होते हैं तो हमें उन्हें वैज्ञानिक ढंग से कैसे निपटा जाए, ये भी हमें साहित्य के द्वारा ही दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। और हमारे जितने भी फॉरेनर हैं जो हमारे देश से अपनी तकनीक को लेके जा रहे हैं, जिस तकनीक के आधार पे आज हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, गूगल वेबसाइट्स, जो भी आज का आधुनिक समय का ऑनलाइन प्रोग्राम्स हम देख रहे हैं, ये हमारे भारतीय संस्कृति के द्वारा प्रदान की गई देन है। ब्रेन ड्रेन के द्वारा हमारा एक ऐसा आधुनिक दिमाग, एक ऐसा माइंड जो भारत के अंदर विकसित हुआ, और भारत में उसको रहने के लिए जब साधन उपलब्ध नहीं हुए, जब उसको उसकी सोच के अनुसार सुविधाएं नहीं मिली, तो हमारे भारतीय लोगों ने अमेरिका में जाकर के अपने सर्विसेज करना शुरू किया, अपने व्यापार को बढ़ाना शुरू किया और वहां पे जाके अपनी सेवाएं दी। लेकिन मूलतः वो क्या थे? भारतवासी ही थे। और ये बात हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय ने हर देश के अंदर जाकर के बताई कि आप मूलतः भारतवासी हैं और आपको अपने देश के लिए भी कुछ करना चाहिए। यदि आपकी जो एयर, फायर, सोइल, स्काई एंड वाटर, आपकी ओवर बॉडी जो इंडियन है और इंडियन से ही आपने ली है, तो आपको रिटर्न टू दी वेदास, वो संदेश, वो महान संदेश जो हमारे महापुरुषों ने स्वामी विवेकानंद के रूप में पूरे विश्व को दिया, वैसा ही संदेश एक माइंड में लिए हुए हमारे हर युवा को विदेशों में जाना चाहिए और विदेशों में अपने देश के नेम, फेम और इसकी गरिमा को लाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये नहीं